everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the practice session of chapter number 5 of class 5th SOF series, and the name of the chapter was Pollution and Natural Calamities, right? आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, questions solve करेंगे इसके, देखते हैं. So the first question is, a list of activities is given below: afforestation, terrace farming, setting up new industrial area, volcanic eruption, deforestation. How many of these activities can cause global warming? इनमें से कितनी activities है जो कि global warming cause कर सकती है? आइए देखते हैं. afforestation की अगर मैं बात करूं, afforestation global warming cause नहीं करता है. terrace farming global warming cause नहीं करता है. setting up new industrial area will cause global warming, right? volcanic eruption, yes, it will cause global warming. deforestation, it will also cause global warming. तो हमारा आंसर जाएगा B. 3 जो है टोटल 5 हमें दी हुए है एक्टिविटीज, और जिनमें से 3 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. आंसर जाएगा आपका B. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Earthquakes are measured by an instrument called. earthquake को हम earthquakes की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था. We use Richter scale for this purpose, right? earthquake की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए we use Richter scale. ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा A. सिस्मोग्राम हम यूज नहीं करते, सिस्मोग्राफ भी यूज नहीं करते, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा. हमारा आंसर जाएगा Richter scale. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय. एयर पोल्यूशन को हम किस एक्टिविटीज से क्या करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? देखो, स्क्रबर की बात करूं तो स्क्रबर्स जो है उनको यूज करने से क्या होगा? एयर पोल्यूशन कम होगा. कैटालाइटिक कन्वर्टर से भी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तीनों से, ऑल ऑफ दीज जाएगा आपका आंसर. तीनों से एयर पोल्यूशन जो है, अगर तीनों का हम यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन रिड्यूस होता है, कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज it is an enormous wall of water that comes onto the shore in the form of waves and causes havoc in coastal areas. The waves have a lot of force and they can cover long distance without losing power and energy. It is caused either by an earthquake or on the ocean floor or on any other disturbance on the seabed. The natural calamity being referred to is, कौन सी natural calamity की बात हो रही है? देखो, बात करें अगर तो enormous wall बताई गई है वाटर की, जो कि शोर को हिट करती है waves के फॉर्म में. हमने पढ़ा था it is a tsunami, right? it is a tsunami. आंसर जाएगा आपका D. जो कि किससे कॉज होता है? जब सी फ्लोर पर या तो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो सुनामीज जो है वो कॉज होती है. ठीक है, आपका आंसर जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पॉइंट अंडर द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस. ऐसा पॉइंट अर्थ के क्रस्ट के अंदर जहां पर बिगिन होता है. देखो, हमने बात करी थी कि जहां पर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. This is the surface of the earth, right? ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर earthquake begin होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस. अर्थ के सरफेस के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड में होता है. ठीक है, और इस फोकस के जस्ट ऊपर जो जगह होती है अर्थ के सरफेस पर, उसको बोला जाता है एपीसेंटर. इसको क्या बोला जाता है? एपीसेंटर. और आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सरफेस के अंदर. अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द अर्थ क्रस्ट की बात हो रही, तो क्या बोलेंगे? फोकस, जहां पर अर्थक्वेक बिगिन होता है. आंसर जाएगा आपका सी. ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना फोकस में और एपीसेंटर में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. So let's see the next question. Next question है हमारे achievers section HOTS का question है. Read the given statements and select the option that correctly fills the blanks in any two of them. ठीक है, चलो पहले एक बार सारे fill कर लेते हैं. ठीक है, first is
फर्स्ट डैश इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यहाँ पे आना चाहिए मे बी ऑक्सीजन ही आएगा यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन आ जाएगा. ठीक है, नाइट्रोजन भी आ सकता है बट ऑक्सीजन हम लिखेंगे. ठीक है, अब देखो डैश प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट साइन बाय मेनी कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस. कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया था? मॉन्ट्रियल. ऐसा प्रोटोकॉल था, बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया था, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ डैश एनी थर्ड इज एनी वॉइस अबव 80 डेसिबल इज हजार्डियस, है ना. ऐसी वॉइस जो कि 80 डेसिबल से ज्यादा होती है वो हजार्डियस होती है. डैश हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्क्रबर. ठीक है, अब देखो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को. ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें दिया है क्या फर्स्ट में नॉट लिखा है, तो कहां से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा? एलिमिनेट हो गया, तो ये तो ऑलरेडी हमारा गया. देखो फर्स्ट में ऑक्सीजन जा रहा है, यस. क्या थर्ड में 80 जा रहा है? यस. आंसर आपका क्या जाएगा? बी. एक बार बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. क्या फर्स्ट में मॉन्ट्रियल जा रहा है? नो, तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया. क्या फर्स्ट में 45 जा रहा है? नो. आंसर आपका क्या जाएगा? बी. वेरी इजी, मतलब देखते ही पता लग रहा है कि ऑक्सीजन वाला ही होगा, ऑफ कोर्स बात है ना, तो बी जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू अ विलेज इज a river flowing through a village is supporting a large number of fish population, but later few farmers started doing agriculture practices along its bank. Which of the following graphs correctly represent the changes in the fish population during a span of years? देखो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था कि रिवर है कोई, ठीक है, उस रिवर में बहुत सारी फिशेस जो है वो रहती थी. ठीक है, बहुत सारी फिशेस थी. अब धीरे कुछ अभी क्या हुआ कि पिछले सालों में उस रिवर के पास में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लग गई, मतलब बहुत सारी फिशेस रहती थी और अब इस रिवर के बाद पास में क्या हो रही है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मर्स. तो अगर क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे दैट मीन्स वो केमिकल्स का यूज कर रहे होंगे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, और किसका कर सकते हैं? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे होंगे अब. ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर्स जो है, ये फर्टिलाइजर्स जो है, ये पेस्टिसाइड्स है, ये इंसेक्टिसाइड्स है, ये फ्लो होकर कहां जाएंगे? रिवर में जाएंगे. ठीक है, रिवर में जाएंगे तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा. ये जाएंगे अब रिवर में फ्लो होकर, और रिवर में क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा. और अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो अब फिशेस की पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी ना. पहले लार्ज नंबर ऑफ फिशेस वर देयर इन द पूल, सॉरी देयर वर लार्ज नंबर ऑफ फिशेस इन द रिवर, लेकिन अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है रिवर के पास में, तो रिवर्स में क्या जाएंगे? केमिकल्स जाएंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे होगा वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन होगा तो पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी अब कम होगी, तो ओवर द इयर्स ग्राफ क्या होगा? नीचे जाएगा. ठीक है, जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा. अब देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये भी नहीं होगा. ठीक है, अब देखो यहां पर है, देखो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा? फिश की पॉपुलेशन देखो ऊपर जा रही है ना, जहां पे लाइन ऊपर जा रही है, दैट मीन्स धीरे धीरे टाइम के साथ, टाइम दिया हुआ है आपको, फिश पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है. द लाइन जो है वो पहले नीचे है फिर ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, फिश पॉपुलेशन टाइम के साथ कम होगी. अब देखो ऊपर से नीचे जा रही है यहाँ पे, बी आंसर जाएगा आपका. ठीक है, कि भाई लाइन को देखना है अपन को कि ग्राफ में लाइन जो है, बिकॉज फिश की पॉपुलेशन कम होगी, यानी कि पहले ज्यादा फिर कम. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले जो थी वो कुछ थी और उसके बाद में बढ़ रही है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं फिशेस की पॉपुलेशन कम होगी रिवर में, इसलिए लाइन जो है ग्राफ में जो लाइन होगी वो ऐसे जो है स्लैंटिंग लाइन होगी. ठीक है, ऐसे जाएगी लाइन. ठीक है, पहले ज्यादा फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स क्या हो रही है? फिश की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है. तो आंसर आपका जाएगा बी. ठीक है, यू कैन सी द क्वेश्चन, देन इट इज वेरी इजी, है ना. चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं. So refer to the given flow chart and select the correct option regarding x, y and z. फ्लो चार्ट देखते हैं पहले. ठीक है,
देखो इट इज अ वॉल्केनो, ठीक है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन। देखो अब हम पहले ना ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपको ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ऑफ कोर्स बात है कि तीनों जो है ना XYZ, ये तीनों टाइप्स ऑफ वॉल्केनो है। हमने 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पढ़ी थी चैप्टर में, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो X है ना वो होगी आपकी, देखो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, ठीक है, यस, तो X मैं बोल सकती हूँ कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होगी, ठीक है। Now, it is a volcano. Yes, it is expected to erupt again. It is not expected to erupt again. No, it is in a state of sleep, but can erupt again. ऐसी volcano जो कि अभी तो स्लीप की स्टेट में है लेकिन आने वाले सालों में वो वापस से इरप्ट हो सकती है। दैट मीन्स वाई कौन सा होगा, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। नाउ अब देखो इट इज अ वॉल्केनो, यस, फ्लो चार्ट को देखेंगे, इट इज अ वॉल्केनो, यस इट इज अ वॉल्केनो। नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, हाँ, तो हमें सी क्या, देखो अब इधर देखो यहाँ पे इट इज अ वॉल्केनो, यस, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, नो, इट इज इन अ स्टेट ऑफ स्लीप बट कैन इरप्ट, नो। अब देखो सीधा ये देख लो, इट इज अ वॉल्केनो, यस, इट इज एक्टिव एंड कैन इरप्ट एनी टाइम, एक्टिव है और किसी भी टाइम इरप्ट हो सकती है, इट इज एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम्पल्स लर्न है तो आंसर बहुत इजीली पता लग जाएगा। एक्स है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का आपने एग्जाम्पल पढ़ा था माउंट पॉप। देन डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल पढ़ा था मुआना किया, ठीक है। और मैं बात करूं एक्टिव वॉल्केनो की तो एक्टिव वॉल्केनो में आएगा माउंट एटना, तो आंसर आपका जाएगा सी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो गलत इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको, ठीक है। नाउ ऑप्शन रिगार्डिंग P, Q एंड R, ठीक है। अब देखो P, Q, R के रिलेटेड अपन को देखना है। देखो पहले तो वेन डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। जब आप वेन डायग्राम को देखोगे ना, तो जब आप वेन डायग्राम को देखोगे तो आपको पता लगेगा P जो है वो क्या कर रहा है, कॉज एयर पोल्यूशन। P कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि क्या कॉज कर रही है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। अब जो R है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। PR क्या है, कॉजेज वाटर एंड एयर पोल्यूशन बोथ, ठीक है। और जो Q है वो सिर्फ वाटर पोल्यूशन कॉज कर, ठीक है। तो देखो अब एक बार पढ़ते हैं, हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत जो ऑप्शन है वो बताना है, ठीक है, सही ऑप्शन नहीं बताना है हमें। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा है। देखो P कैन बी स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, P है एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है। क्या P जो है वो स्मोक हो सकती है जो कि व्हीकल से निकलती है, हाँ जी हो सकती है, बिकॉज P जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है, ये तो सही है हमारा। Q could be spilling of oil or petroleum into rivers, Q जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, और जो ऑयल या पेट्रोलियम जो स्पिल हो जाता है रिवर्स में उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये भी हमारा आंसर, ये भी ऑप्शन सही जा रहा है कि हाँ इससे भी होगा, ये भी सही है। R could be industrial units, R जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो सकती है, engaged in manufacturing of a particular item। देखो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में स्मोक रिलीज होती है,
ठीक है, जिसकी वजह से वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। आर हमारा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों कॉज कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है वो वाटर पोल्यूशन करती है, बिकॉज केमिकल्स होते हैं वो सीधे वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। और स्मोक रिलीज होती है एयर में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोनों कॉज कर रही है, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन बोथ। तो ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब हमसे तो इनकरेक्ट पूछा था कि गलत है, तीनों सही जा रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा आपका? नन ऑफ डी जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is read the given statements and select the option that correctly states them as true and false one. अब देखो बात करते हैं ट्रू फॉल्स पहले लगाते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कुड कॉज मलेरिया। क्या कंटामिनेटेड वाटर पीने से मलेरिया होता है? नहीं। हमने देखा था जो मलेरिया होता है एक्चुअल में, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट से होता है मलेरिया, ठीक है, सबको आपको वैसे भी पता ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से कौन सी बीमारियां होती है, तो है टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड कॉलेरा, ना कि मलेरिया। तो ये होगा फॉल्स, ठीक है, ये होगा आपका फॉल्स। मेटल कैन्स एंड सिरेमिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या मेटल कप्स और सिरेमिक कप्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? हाँ जी, ट्रू, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। क्या फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दोनों कॉज करते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। वो वाटर बॉडीज में जाते हैं सीधे, जिस फ्लो होकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। और सॉइल पोल्यूशन में एक्सेसिव यूज से सॉइल जो है वो क्या, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन दोनों के लिए हार्मफुल है, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी है और टेरेस्ट्रियल के लिए भी है। ट्रू, बिकॉज क्या है, एसिड जो, अब एसिड रेन है, ऐसे तो नहीं है ना कि एसिड रेन सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए हार्मफुल है। एक्वेटिक लाइफ, अगर एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, रिवर्स हैं, आपके जितने भी वाटर बॉडीज है, अगर वहां पर जा रही है, एसिड रेन हो रही है, तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट होगी, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ भी होगी इस इफेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? FTTT, ठीक है। फर्स्ट एफ है, देखो सी जाएगा, FTTT, आंसर जाएगा सी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज SOF 2024 क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये, देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पॉइजनस गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस। यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। एन इरप्टिंग वोल्केनो में ट्रिगर सुनामी और अर्थक्वेक, कि अगर कोई वोल्केनो इरप्ट हुई है तो उसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है और अर्थक्वेक भी आ सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। द बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो इन अंडमान आइलैंड इन इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, हमने पढ़ा भी था। नाउ हमसे तो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है, तो आंसर क्या जाएगा? डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, अभी हम लेवल 2 के क्वेश्चंस भी अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन, कब साइन हुआ था? 1987 में। जो फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ CFCs, याद आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए, है ना, इस साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो, क्या ए ऑप्शन जा रहा है? नहीं। क्या बी ऑप्शन जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा क्या? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। बात करूं मैं CFCs की, तो CFC अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सी देख लेते हैं, 1987 जा रहा है, यस। ये वाला पार्ट गलत है ना, तो इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये वाला जा रहा है आपका? देखो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नाउ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, CFCs के बारे में हमने पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन करते हैं। ओजोन होल जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या यहाँ पे चला जाएगा? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यस चला जाएगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा? सी। डी तो वैसे भी नहीं होगा, 1887 होगा ही नहीं, मिथेन भी नहीं होगा, तो आंसर आपका जाएगा
सी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जो कि ओजोन होल जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की यूज की वजह से ही हो रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली क्लासिफाइड। इनमें से कौन कौन से पेयर्स जो है वो हमने गलत क्लासिफाई इसमें करे हुए हैं। देखो यहाँ पे हमें दो कैटेगरीज दी हुई है। पहली है यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड दूसरी है नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि कौन सी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा और कौन सी एक्टिविटी से नेगेटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। हमें फर्स्ट जो ए ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है इंसिनरेटिंग रबिश इन द रेजिडेंशियल एरियाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिनरेटिंग? इंसिनरेटिंग का मीनिंग होता है बर्निंग ऑफ वेस्ट। बर्निंग ऑफ वेस्ट यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है ना उसको रेजिडेंशियल एरियाज में जला देना। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे? बिल्कुल नहीं, इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये तो गलत है यहाँ पे। ये वाला जो लिखा हुआ है इंसिनरेटिंग रबिश इन रेजिडेंशियल एरियाज वो नेगेटिव इफेक्ट वाले कॉलम में आना चाहिए था, ना कि यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इधर दिया हुआ है कवरिंग ओपन डस्टबिन लेफ्ट आउट इन द ओपन। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी होगा, इसका तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। यानी कि डस्टबिन अगर ओपन है तो उसको हम कवर कर दे, है ना। कवर करने से क्या होगा? कोई भी फाउल स्मेल, बिकॉज डस्टबिन अगर ओपन रहेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो कि अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चलेगी तो जो भी उसके अंदर जो वेस्ट है वो इधर उधर बिखर जाएगी सारी, है ना। लेकिन अगर बंद होंगे और जो डस्टबिन है वो अगर क्लोज्ड होंगे तो क्या होगा? तो जो वेस्ट है वो इधर उधर, हवा अगर चलेगी भी बहुत ज्यादा तेज तो भी वो वेस्ट इधर उधर बिखरेगी नहीं, है ना। और प्लस फाउल स्मेल जो आती है, गंदी स्मेल जो आती है वो भी नहीं आएगी अगर हमने जो डस्टबिन है उनको ओपन करके नहीं रखा है तो। लेकिन अगर ओपन है तो फाउल स्मेल आएगी और एनवायरनमेंट पे उसका क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट होगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हम क्या कर दे? कवर कर दे, जो भी ओपन डस्टबिन पड़े हैं उनको कवर कर दे। तो क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे? नहीं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। दैट मीन्स ये वाला इधर आना चाहिए था और ये वाला इधर आना चाहिए था। तो हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली क्लासिफाइड। ए जो है वो गलत क्लासिफाइड है यहाँ पे, है ना। आंसर मिल गया, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमें दिया गया है, क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा? यस, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करेंगे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, और उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज करेंगे तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे। नेगेटिव इफेक्ट आएगा अगर हम ट्रीज को कट डाउन करेंगे, यानी कि हम ट्रीज को अगर काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे। एब्सोल्युटली करेक्ट। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स, यानी कि रेन वाटर जो होता है उसको हम कलेक्ट करके अगर यूज कर ले पौधों को पानी देने के लिए तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। रेन वाटर वेस्ट नहीं होगा। डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि एग्रीकल्चर जो भी रन ऑफ होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होती है उसको हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल दें तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा एब्सोल्युटली एनवायरनमेंट पे, है ना। वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट होगा अगर हम रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करेंगे। यस, वी शुड यूज रिसाइकल्ड मटेरियल, इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा एनवायरनमेंट पे। लिविंग अनफिनिश्ड फूड एट द कैंटीन टेबल, यानी कि कैंटीन की टेबल पर खाना फिनिश ना करना और आधा अधूरा खाना छोड़ देना तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, बिकॉज वी आर वेस्टिंग फूड। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो सारे जो हैं वो एकदम करेक्टली क्लासिफाइड थे। ये जो बी, सी और डी है तीनों में नेगेटिव इफेक्ट जो है यहाँ पे एकदम सही प्लेस्ड है। ये जो थ्री एक्टिविटीज है, बी, सी और डी की थ्री एक्टिविटीज जो है इनका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा एनवायरनमेंट पे, लेकिन जो ए है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। Here it is. Which of the following statement is correct regarding करेक्ट बतानी है आपको। करेक्ट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी हुई है। देखो द पॉइंट अंडर द ग्राउंड बात हो रही है। Where the earthquake begins is called epicenter. No, it is called focus. जहां से earthquake begin होता है under the ground, ऐसा point जहां पर earthquake begin होता है उसको focus बोला जाता है, ना कि epicenter। तो ये हमारी हो गई गलत स्टेटमेंट।
Smaller quakes or tremors that occur after massive earthquakes are called aftershocks. कि जो smaller quakes आते हैं या tremors आते हैं जो कि massive earthquakes के बाद आते हैं, क्या उनको aftershocks बोला जाता है? Absolutely correct, उनको aftershocks बोलते हैं. Massive earthquake के बाद जो tremors आते हैं, small quakes आते हैं, ठीक है. Now earthquake of magnitude 5 to 6 on richer scales are not felt by us. नहीं, 1 से 2 के बीच में जो होता है ना मैग्नीट्यूड स्केल पर, 1 से 2 के बीच में जो अर्थक्वेक होते हैं वो हम फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो 5 से 6 तो फील भी कर सकते हैं एंड इट इज अ मैसिव अर्थक्वेक. 5 to 6 को हम फील भी कर सकते हैं एज वेल एज वो क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं. ये तो हो गई गलत स्टेटमेंट. The scientists who study earthquakes are called geologists. No, they are called seismologists. ये भी गलत हो गई. हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी अर्थक्वेक के रिगार्डिंग, आंसर जाएगा बी. ठीक है. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ एटम्स. आपको फ्यू एटम्स की एक लिस्ट दी हुई है, आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ देम आर बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से? थर्माकोल शीट की बात करूं, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनबी लिख रही हूं मैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. स्टायरोफोम कप इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेजिटेबल पील बायोडिग्रेडेबल. जूट बैग बायोडिग्रेडेबल. एल्यूमिनियम कैन नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट इज मेड अप ऑफ metal. Aluminium is a metal. Nylon rope non-biodegradable. Nylon is a non-biodegradable material. Plastic bottle non-biodegradable. अब हमसे पूछा था बायोडिग्रेडेबल, कितने हैं बायोडिग्रेडेबल? वेजिटेबल पील एंड जूट बैग, 2 जा रहे हैं आपके. तो आंसर क्या जाएगा? ए. पूरे लिस्ट में हमने देख लिया, ठीक है. एनबी जो है वो सिग्निफाई कर रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, वेयर एज जो मैंने बी लिखा है वो सिग्निफाई कर रहा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स सोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 lakhs इन ईयर T1 हैज बीन इंक्रीज टू 6 lakh इन T2. ठीक है. देखो फर्स्ट ये एक आपको दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, कोई कितने नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स हैं जो कि जिनकी सेल हुई, कि पहले अगर T1 की बात करें तो 3 लाख जो है एक साल में पेट्रोल व्हीकल्स जो है उनकी सेल हुई, वेयर एज 6 लाख हुई ईयर T2 में. ठीक है. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोस्ट प्रोबेबल change in the amount of carbon dioxide concentration in air from T1 to T2. देखो अगर मैं बात करूं तो T1 जो ईयर है उसमें 3 लाख हुए हैं सोल्ड, वेयर एज T2 में 6 लाख, यानी कि सीधे डबल हो गए, है ना, व्हीकल्स डबल हो गए. अब जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतनी ज्यादा रिलीज होगी, बिकॉज पेट्रोल जो होगा, पेट्रोल वाले व्हीकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होगी. तो अब जैसे जैसे क्या होगा कि भाई जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो कि जिनकी सेल हुई वो T1 में थे 3 लाख, T2 में हो गए 6 लाख, दैट मींस डबल हो गए. तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो लेवल होगा एयर में जो रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा. ठीक है. अब देखो हमें ग्राफ बताना है, तो पहले क्या था, कम था, फिर बढ़ा, पहले कम है फिर क्या है, बढ़ा. पीछे एक ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन था, पहले कम है T1 में, फिर क्या हुआ, बढ़ा. T1 में तो कम था अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, लेकिन T2 में वो बढ़ गया, तो आंसर जाएगा आपका ए. ठीक है. तो जब बात होगी कि पहले कम था बढ़ा, तब लाइन ऐसे जाएगी ग्राफ में, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ तो लाइन ऐसे जाएगी. ठीक है. तो अब देखो आपको देख के ही पता लग रहा है, पहले कम फिर ज्यादा, है ना. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर पहले कम था बिकॉज व्हीकल्स कम थे T1 ईयर में, वेयर एज T2 में व्हीकल्स ज्यादा हो गए, पेट्रोल व्हीकल्स, इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ऑल्सो इंक्रीज. पहले कम बाद में ज्यादा. ठीक है ना. नेक्स्ट देख लेते हैं. सो नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन है आपके लेवल 2 का क्वेश्चन है. ठीक है. देखते हैं. The strong storms in the Atlantic and northeastern Pacific Oceans are called P. अगर मैं बात करूं, बात हो रही है
अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस की, तो वहां पर देखो पढ़ा था हमने कि दैट साइक्लोन, टाइफून एंड ह्यूरिकेन्स ऑल थ्री आर सेम, लेकिन अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग है, ठीक है। तो देखो बात करें अगर अटलांटिक की और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक की, तो वहां पर बोला जाता है ह्यूरिकेन्स, ठीक है। वेयर एज इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन दे आर कॉल्ड क्यू। नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की जब बात होगी ना, तब उनको बोला जाता है टाइफून, टाइफून्स। Where in the Indian Ocean and South Pacific Ocean they are called cyclones। ये हमने वैसे भी चैप्टर में पढ़ा था। यूएसए की जब बात हो रही थी तो वर्ड यूज कर रहे थे ह्यूरिकेन्स, जब जापान की बात हो रही थी तब वर्ड यूज कर रहे थे टाइफून्स, और जब इंडिया में बात होती है, इंडियन ओशन की बात होती है, तब बात करते हैं साइक्लोन्स की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वैसे हमने इसको जस्ट थोड़ा सा पढ़ा तो यही था हमने भी चैप्टर में, लेकिन हमने कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ठीक है। तो लेवल 2 में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जब पढ़ते हैं ना, तब ये चीज आप पढ़ोगे कि आपको एग्जैक्टली कि भाई नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात हो रही है तो ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब चीजें लेवल 2 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा में जब पढ़ते हैं। तो अब देख लो, पी जा रहा है ह्यूरिकेन्स, क्यू जा रहा है टाइफून्स और आर जा रहा है साइक्लोन्स। आंसर क्या जाएगा? ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। अली स्टडी 2 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स एज शोन इन द गिवन टेबल। आपको एक टेबल दी गई है जिसमें अली ने 2 ग्रुप्स में चीजों को रखा है। ही मेड द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस, विच ऑफ दीज इन्फ्रेंसेस इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? ठीक है, देखो बायोडिग्रेडेबल में उसने रखा है फ्रूट पील्स, मीट एंड कर्डल्ड मिल्क, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में गोल्ड चेन बिकॉज इट इज अ मेटल, पॉली बैग यस, और एल्यूमिनियम कैन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। तीनों जो है सही रखे हुए। ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड। क्या सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं पॉली बैग की, पॉलीथिन्स की, प्लास्टिक बैग्स की, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है लेकिन ये हार्ड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल लिविंग थिंग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? बिल्कुल नहीं। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, सारी बायोडिग्रेडेबल है लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स कम ओनली फ्रॉम एनिमल्स। क्या बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट सिर्फ एनिमल्स से आते हैं? रॉन्ग, सारे एनिमल्स से नहीं आते, प्लांट से भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट थिंग, जैसे प्लांट से क्या आएगा? फ्रूट पील्स, ठीक है, वेजिटेबल पील्स, ठीक है, और क्या आ रहा है? प्लांट से वुड आता है, ठीक है, ये सब जूट आता है, ये है तो बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये प्लांट से भी आते हैं, ठीक है। तो ओनली वर्ड जो है यहाँ पे गलत है, ओनली फ्रॉम एनिमल्स हमें नहीं मिलता है, बायोडिग्रेडेबल सारे हमें एनिमल्स से नहीं मिलते हैं। मोस्ट थिंग्स, अब हमसे तो क्या पूछा था? करेक्ट इन्फेरेंस पूछी है, ठीक है। नाउ most things obtained from living organisms are biodegradable। मोस्टली जो चीजें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मोस्टली जितनी भी चीजें हमें प्लांट से और एनिमल्स से मिलती है वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती है। डी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज you refer to the given picture and answer the question that follows। हमें एक पिक्चर दी हुई है, ये रिवर है, there is a person, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है? इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रे कर रहा है क्रॉप्स पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, जिससे स्मोक रिलीज हो रही है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे फैक्ट्रीज है जिससे स्मोक रिलीज हो रही है। तो अब हमें बताना है कि what type of pollution can be caused by the activity shown in it। अब कौन सा pollution हो सकता है इस पिक्चर में जो जो एक्टिविटीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। देखो बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड जो है फार्मर स्प्रे कर रहा है, अब वो फ्लो होके जाएगी रिवर में, वाटर पोल्यूशन होगा,
तो इस पे टिक कर लेते हैं। अब लैंड पोल्यूशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने पर होता है सॉइल पोल्यूशन, एंड सॉइल पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन आर सेम, तो ये भी होगा। एयर पोल्यूशन होगा, एब्सोल्युटली हो रहा होगा, स्मोक रिलीज हो रही है, यहाँ पे स्मोक रिलीज हो रही है, स्मोक रिलीज होगी जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ये भी होगा। तो फर्स्ट अब देखो हमसे पूछा था कि कौन कौन से पोल्यूशन होंगे, तीनों हो रहे हैं 1, 2 एंड 3, तो हमारा आंसर जाएगा बी। ठीक है, तीनों पोल्यूशन हो रहे हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ so this was all about the practice session of your chapter number 5 of class 5th SOF series. Next lecture में हम next chapter शुरू करेंगे, chapter number 6. Till then keep learning with us. Thank you so much.